Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। So last हमने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? मुझे लगता है हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा, ईएम वेव का होगा ना। यस यानी हमने वेव का इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक हाँ, फिर उसका हमने लिखवा रहे सॉल्यूशन लिखा था। फिर हम उस इक्वेशन को, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तो उस इक्वेशन को हम डिकोड कर रहे थे कि उस इक्वेशन का मतलब क्या क्या है हर एक टर्म्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो 1D प्लेन वेव इक्वेशन, 1D प्लेन वेव इक्वेशन, अभी हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो 1D प्लेन वेव लिखते हैं। क्यों हम इस वेव को यूज करते हैं, आगे फिर हम और दूसरे टाइप के वेव ये सारा हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम 1D प्लेन वेव की इक्वेशन के टर्म्स में सारा समझने की कोशिश करेंगे। सो 1D प्लेन वेव इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, EZT इक्वल टू E नॉट, और फिर यानी साइन या कॉस आप लिख सकते हैं। सो साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और मान लेते हैं ये एक्स कैप या वाई कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके यानी जो लाइट होता है ईएम वेव, उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट होते हैं, बट हम जनरली किसी एक कंपोनेंट को ही डिस्कस करते हैं, उसी के टर्म्स में लाइट की प्रॉपर्टी को यानी एक्सप्लेन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने का पर्पस क्या है? सर आवाज बीच किसी में रुक पॉइंट जा रहा पे है। सर आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। की आवाज यस सर। शायद वो मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि और वीडियो ओके है क्या, सिर्फ आवाज की प्रॉब्लम है क्या? वीडियो भी लैग कर रहा है। अच्छा, हाँ, शायद वो अभी नेटवर्क वो कुछ बता रहा था कि अनस्टेबल है। ठीक है, हम स्लोली कोशिश करेंगे मूव ऑन करने का। सो मैंने कहा कि ऐसा इक्वेशन होता है, यानी वेव का, ये साइन या कॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अभी मैंने साइन को प्रेफर किया है क्योंकि ये दिखने में अच्छा लगता है, राइट। आप चाहे तो कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो इसका पहला टर्म्स जो आप देख रहे हैं ये, राइट, इस चीज को इसे क्या कहा जाता है? पहले टर्म को एम्पलीट्यूड, राइट। एम्पलीट्यूड है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो इट इज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली है क्या कि हमने सर लैग हो रही है वीडियो आपकी। सर वीडियो दिक्कत हो रही है। सर वीडियो में प्रॉब्लम है। वीडियो की प्रॉब्लम है, तो बताइए हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर और तो कोई तरीका शायद है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है शायद बच्चे लोग प्रॉब्लम कंटिन्यू है या प्रॉब्लम अभी नहीं है? पॉज हो रहा है? अच्छा, अभी भी है। अभी भी है। यस सर है अभी। तो फिर चूंकि ये चीज में हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो फिर हम क्या करें बताइए? सर कंटिन्यू रखते अगर कुछ से सही हो धीरे गया धीरे तो, आगे बढ़िए सर। और हाँ, अगर जहाँ जहाँ lag दिक्कत होगा फिर बोलेंगे। हम आगे बढ़ सकते हैं, ये लगभग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यस सर आ तो रहा सर है अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो हम लोग बता देंगे। हाँ, फिर हम डिसकंटिन्यू कर लेंगे, राइट। थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। सो इट इज मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ
ई फील्ड, यानी हमने जो स्पेस में डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या है। जैसे अगर हमने एनर्जी दिया, एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। मैथमेटिक्स में अगर कहा जाए तो ये ई मैक्स की वैल्यू जो होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखता हूं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ए नॉट। राइट, तो इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। मुझे आप बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड लाइट का किस फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता होगा, यानी क्या सिग्निफाई करता होगा जब आप एम्पलीट्यूड वर्ड बोलते हैं या लिखते हैं, तो आपको क्या फीलिंग आती है लाइट के बारे में, कि लाइट का क्या बताता होगा। कलर बताता होगा एम्पलीट्यूड, नो सर। नो सर। तो सर डायरेक्शन ऑफ No, sir. प्रोपगेशन, एनर्जी सर, क्या बताता एनर्जी। एनर्जी। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो उस लाइट का क्या ज्यादा होगा। सर वेवलेंथ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी जैसे देखिए, अगर आपने एक रेड बल्ब लिया है 10 वाट का और फिर आपने दूसरा ही रेड बल्ब लिया है 100 वाट का, दोनों की वेवलेंथ में कोई चेंज है क्या? क्या अगर दोनों बल्ब आपका रेड हाँ ही है सर। या सर। और मान लीजिए कि दोनों की टॉर्च आपने ऐसे ही रखा है, दोनों टॉर्च इस डायरेक्शन में, तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन भी सेम है। हो सकता है कि इसका मान लेते हैं कि वाइब्रेशन डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑलमोस्ट लाइट ये सेम है। बस फर्क किस बात का पड़ेगा, तो अगर सपोज कीजिए कि 10 वाट के बल्ब का, जैसे अगर ये हमारा यानी बल्ब अगर 10 वाट का है, तो हो सकता है कि इसकी एम्पलीट्यूड अगर इस तरीके से हो, ऐसा हो इसका डिस्टर्बेंस, तो जो 100 वाट का बल्ब होगा, राइट, उसमें किस बात का फर्क हो जाएगा। अगर कलर सेम है तो फेज Amplitude. सेम है, डिस्टरबेंस जो होंगे इलेक्ट्रिक वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब कभी आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी जब कभी आपके पास ज्यादा इंटेंसिटी है, वहां इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टरबेंस है वो क्वाइट हाई है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, तो वो लाइट आपको ज्यादा इंटेंस दिखता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर घर में बहुत ज्यादा बल्ब ऑन हो तो पिंचिंग सेंसेशन हो सकता है ना, फेस में या फिर बॉडी में लगता है जैसे पिंचिंग सेंसेशन हो, तो वो वही रीजन है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है। या धूप में आपने देखा है ना कभी पिंचिंग सेंसेशन जैसा लगता हुआ, चुभता हुआ, राइट। तो हाँ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर लाइट काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका काफी हाई होगा, तो वो यानी ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। अब रहा कि इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी का जो बेसिक डिफिनेशन होता है वो होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया सर आपकी वॉइस कट वीडियो रही रख है। दो ये एकदम से। टाइम। अच्छा, वॉइस वीडियो सारा कुछ फंस रहा है ना। थोड़ा Yes, सा sir. मैनेज कर सकते हैं सर, जहाँ पे मतलब वाकई में समझ में नहीं आएगा वहाँ पे बोलेंगे, अभी तो दिख रहे हैं हाँ, सर। हाँ, वो एक बार लिख करके देखिए। और क्या सर, कंटिन्यू कर लिख सकते हैं करके सर आप। join- हाँ, एक बार यानी इसे एटलीस्ट ना, ये जो इंटेंसिटी वाला पार्ट है, एम्पलीट्यूड को एटलीस्ट समझ लेते हैं, राइट। अगर बाद में भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो फिर हम ऑफ कर लेंगे। तो अभी ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, इंटेंसिटी वाला, यानी 15-20 मिनट देख लेते हैं। थोड़ा सा जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक। Yes, sir. ओके सर। ओके, तो मैंने कहा एनर्जी सर- क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। हाँ बताइए। सर उसमें जो आप बताया 10 वाट और 100 वाट बल्ब में, तो उसमें एम्पलीट्यूड का मतलब वेरिएशन। हाँ, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। 10 वाट से अगर आप 100 वाट पे जाते हैं और कलर मान लीजिए सेम रखते हैं, तो उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी, ठीक है सर, सही। ओके। तो इंटेंसिटी क्या होता है एक्चुअली, तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा करके कोई रीजन है, कोई सरफेस है, राइट, और आपने यहाँ पे टॉर्च ऑन कर रखा है, या इवन ये तो पार्टिकल के लिए भी करेक्ट है कि कोई पार्टिकल अगर एनर्जी यानी पास करवा रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ आपके पास कोई एक लाइट है, नहीं अभी तक प्रॉब्लम है। सर रिपीट करना दोबारा। आपका ठीक हो गया क्या? नो सर। वाह, वो एक्चुअली 3 साइमल्टेनियस चल रहा है ना, इसलिए शायद थोड़ा।
मुझे लगता है पीछे से एक तो बैंडविड्थ कम होगी और 3 क्लासेस इकट्ठा चल रहा है इसलिए। सिनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे अगर सपोज कीजिए कि अभी हमने कहा कि ये यानी यानी सर्टेन एरिया, तो ये लाइट क्या होगा कि इस यानी अपने साथ एनर्जी ले जाएगा। तो ये एनर्जी कितना पर यूनिट एरिया इस पे क्रॉस ओवर हो रहा है, कितना इस पे फॉल कर रहा है। अगर लाइट को फोटोन के टर्म्स में आप समझें तो फिर आप ऐसे समझेंगे, ये फोटोन यहाँ पे जगह जगह हीट कर रहा है। अब बताइए कि एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब कम फोटोन हीट करेगा तब, या ज्यादा फोटोन हीट करेगा तब? ज्यादा ज्यादा पूरा फोटोन हिट करेगा तो। अभी जब हमने यहाँ पे यानी सर वीडियो इंटेंसिटी पॉज हो कहा गई। है तो इंटेंसिटी का सर वीडियो यानी पॉज हो गई। डिफिनीशन क्या होगा, यानी अच्छा अब सर रिपीट करना दोबारा इंटेंसिटी का टॉपिक। देखिए मैंने कहा इंटेंसिटी होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हमारा कोई सरफेस है। अब अगर यहाँ से आपने कोई टॉर्च ऑन किया है, मान लेते हैं कि आपने कोई लाइट सोर्स यहाँ पे दिया है, राइट, कोई लाइट सोर्स, होगा क्या कि ये लाइट जब इस एरिया को हिट करेगा तो आप दो तरीके से इस चीज को यानी देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि एक वेव जा रहा है और इस एरिया को हिट कर रहा है, क्लियर है। दूसरा आप समझेंगे कि यहाँ से ना ये फोटोन का बीम जा रहा है, राइट। फोटोन बहुत सारे ऐसे जैसे डस्ट पार्टिकल होता है ना, ऐसे फोटोन के छोटे वो इसको हिट कर रहा है। ये दो तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए पार्टिकल नेचर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो यानी इंटेंसिटी होगा, यानी सर आपकी यहाँ वीडियो जो बीच में इंटेंसिटी पॉज हो रही है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। तो सर वीडियो वॉइस पॉज हो की गई आपकी। अच्छा फिर मुझे लगता है प्रॉब्लम ज्यादा है बहुत ज्यादा। सर आप और फिर होगा क्या ना, ये बेसिक क्लास है और इसमें चूंकि हमें यानी फिलोसफी ज्यादा बताने होंगे, फिर इसमें मजा नहीं आ रहा होगा ना। न्यूमेरिकल वाला क्लासेस दिक्कत रहता हो है रही तब तो है। मुझे लगता है वो ठीक है, फिर आपने यस सर, ऐसा समझ नहीं आ रहा ना। और अभी चूंकि हमारे सारी कहानी अभी बतानी है तो वो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। ओके सो देखते हैं अब थोड़ा तो सा। अच्छा चल रहा है। अब तो अभी ठीक है सर। अभी ठीक है, यस हाँ सर। अच्छा सर ये वापस रिपीट कर दो इंटेंसिटी वाला टॉपिक। अच्छा। मैंने कहा बच्चा कि इंटेंसिटी कहते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को। तो ये अगर मान लीजिए कोई सरफेस है जहां पे हम अभी इंटेंसिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि यानी इंटेंसिटी क्या होता है समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो मान लीजिए कि ये कोई लाइट सोर्स है। अब यहाँ से क्या निकला तो आप कहेंगे कि यहाँ से वेव निकला। कोई दूसरा बच्चा ये भी कह सकता है यहाँ से क्या निकला, तो बीम ऑफ फोटोन निकला है, यानी जैसे डस्ट पार्टिकल अगर आपने फेंका होगा ना तो ऐसे फोटोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले होंगे। रहने दे सर, वीडियो देख दो फिर से। यस सर, अब फिर हो गया। फिर से रुक गई। हेलो, वीडियो रुक गई है सर। सर ऐसा Okay, so- दिक्कत आ रही है। सर ठीक है जाने बच्चों, दीजिए। फिर इसको क्या करते हैं, देखते हैं 2 मिनट 5 मिनट वेट करके, अगर नहीं होता तो इसे कॉल ऑफ कर लेते हैं। वेट।
कुछ इम्प्रूव हुआ बच्चे लोग? तो स्क्रीन तो सही दिख रही है। देखते हैं। ओके, सो मैंने कहा कि इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी अपन एरिया पर यूनिट टाइम होता है, ऐसा। तो अब अगर कोई यानी पार्टिकल फॉर्मेट में अगर डिस्कस करेगा, जैसे इन पार्टिकल फॉर्म या पार्टिकल नेचर, या जब कभी आप फोटोन की बात कहेंगे, तो होगा क्या, एनर्जी की एनर्जी हम क्या लिखेंगे, तो n इंटू एच न्यू की लिखेंगे, जहां पे n क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ राइट। और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो n एच न्यू डिवाइड बाय एरिया अपॉन टाइम, राइट। इसका Yes, मतलब एनर्जी या इंटेंसिटी फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखा है यानी कलर सेम रखा है तो इंटेंसिटी दिखेगा यानी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटोन यानी इमिटिंग आउट पर सेकंड, कितना पर सेकंड यहाँ पे फोटोन जो है वो इमिट आउट हो रहा है। तो जब कभी आप पार्टिकल नेचर देखेंगे तो ये देखेंगे कितने फोटोन इस पे फॉल आउट कर रहा है, राइट वो। लेकिन अब अगर वेव नेचर में आप देखेंगे तो वेव नेचर क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से अगर सपोज कीजिए आप ये इमेजिनेशन कीजिए, यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल जा रहे हैं ना, अगर ये पार्टिकल नेचर है तो ये आपस में कंबाइन नहीं होंगे, पार्टिकल नेचर का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं होता, क्लियर है बच्चे लोग? पार्टिकल नेचर ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था कि 2 मार्कर 4 मार्कर आपको अगर आपने गलती से टेबल पर रख दिया 4 मार्क इकट्ठा तो वो सीधा 1 मार्कर बन नहीं जाएगा ना। लेकिन वेव नेचर के क्या साथ क्या होता है कि अगर बहुत सारे वेव इकट्ठे जा रहे हैं तो अब आप उसको इंडिविजुअल वेव नहीं समझ सकते, वो सारे वेव आपस में क्या करेंगे, सुपरपोज कर देंगे और एक नेट इफेक्ट होगा। तो अब जब कभी आप अगर सपोज कि फोटोन देख रहे हैं तब तो अलग अलग फोटोन देख रहे हैं, तब आपको ये फॉर्मूला होगा। लेकिन जब कभी आप वेव देख रहे हैं तो ये सारा फोटोन आपस में रीअरेंजमेंट करेगा और फिर एक क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे या नेट एक वेव बन जाएगा। तो समहाउ उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो वेव है वो इतने सारे जो फोटोन थे उस सब का इसने एक कंबाइंड फॉर्म ले लिया है और फिर ये फोटोन अगर अब जैसे देखिए यहाँ पे और क्या, अगर फोटोन कम है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, अगर फोटोन कम है तो एम्पलीट्यूड कम होगा या ज्यादा, कम होगा, कम हो जाएगा। सडनली आपने क्या किया कि यहाँ पे बल्ब की पावर बढ़ा दी, बल्ब की पावर बढ़ा दी तो पार्टिकल नेचर में आपने क्या बढ़ा दिया होगा बल्ब से, अब क्या हो रहा होगा बल्ब से, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकल रहा होगा। लेकिन आप अगर वेव के टर्म्स में सोचे तो अब वेव में क्या हो रहा होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज बढ़ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे सपोज करो बल्ब की पावर बढ़ा दी तो वेव नेचर में क्या होगा कि पार्टिकल में तो ये ज्यादा वो हो जाएंगे बट वेव नेचर में होगा यानी इसके यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वेव नेचर में फिर क्या होगा कि इसके एम्पलीट्यूड थोड़ा सा यानी ज्यादा हो जाएंगे। ये तो एक्चुअली ऐसा बिहेव करता है, क्लियर है, चीज समझ में आए, राइट। तो जब पार्टिकल नेचर कहे तब तो सिंपल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, जब बट वेव नेचर में हम कहें तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा। क्यों होगा, वेव नेचर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है इंटेंसिटी का टर्म्स। जैसे मैंने कहा कि इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। अब मुझे बताइए एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी कोई डायरेक्शन है आप एक्सेप्ट करेंगे? नो सर। ओके, क्वांटिटी राइट कि मैं अगर कहूँ एनर्जी का कोई डायरेक्शन है तो आप शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को कि क्योंकि वो यानी बाय डिफॉल्ट हमने कहा था कि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर सपोज कीजिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक लेजर बल्ब लिया है छोटा सा, राइट, और आपने लेजर बल्ब को पॉइंटेड आउट किया, आपको क्या लग रहा है कि वो एनर्जी लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, सारे डायरेक्शन में जा रहा है, या एक फिक्स डायरेक्शन उस एनर्जी यानी उस बीम का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। एक और स्ट्रिंग वाला एग्जांपल जो मैंने कल वाले क्लास में दिया था, अगर सपोज कीजिए कि एक स्ट्रिंग है और आपने इसे थोड़ा सा बम्प दिया यहाँ पे, तो ये बम्प क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा या एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। और ये बम्प कितना हाई है, ये बम्प हाई है या लो है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इसे कितना जोर से झटका दिया था ना। यस सर। जैसे देखिए आपने रस्सी को काफी तेज से झटका दिया, आप सपोज कि जिम जाते हैं, आपके पास बहुत ताकत है, आपने जोर से झटका दिया तो ये बम्प काफी हाई होगा ना। आप अगर अपने कम इसमें एनर्जी यानी इम्पार्ट किया तो ये बम्प जो होंगे वो थोड़े से कम होंगे। लेकिन ये बम्प अभी जो आपने एनर्जी दिया है वो एनर्जी लेकर के ये जो यानी पल्स है
उसका एक जाने का रास्ता फिक्स है, एक डायरेक्शन फिक्स है अभी। यस सर। यस हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि अभी जो एनर्जी ये सो कॉल्ड ले जा रहा है अपने पल्स के साथ, उसका भी एक फिक्स डायरेक्शन है। अभी जो आपने टॉर्च ऑन किया होगा, वहां से जो पल्स निकला होगा, उसका भी एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो जब कभी हम वेव की बात करते हैं, पार्टिकुलरली ईएम वेव की बात, तो वो ईएम वेव अपने साथ एनर्जी ले जाता है और इस एनर्जी की एक पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एनर्जी को समहाउ डायरेक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एरिया को हमने, एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है ना, लेकिन वेक्टर होता है सर। वेक्टर होता है। जनरली स्केलर होता है, बट हमने उसे वेक्टर में कन्वर्ट किया था ना, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करके। यस सर। यस हाँ, सर। ऐसे यहाँ भी हम क्या करते हैं, उसे यानी वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा क्या कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम carried by the EM wave is given by पॉइंटिंग वेक्टर। यानी जब कभी कोई ईएम वेव है पार्टिकुलरली, वो किधर एनर्जी ले जा रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो एक पॉइंटिंग फैक्टर है, उससे दिया जाता है। और फिर पॉइंटिंग फैक्टर होता क्या है, तो एस से हम इसे डिनोट करते हैं पॉइंटिंग फैक्टर को, और एस इक्वल टू होता है ई क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नॉट, राइट। ई क्रॉस बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि आपका, यानी आपने अगर यहाँ टॉर्च ऑन किया है, यहाँ अगर आपका लाइट सोर्स है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर आपका लाइट सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इधर, राइट। सो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड यानी इस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए कि फिर एस का डायरेक्शन किधर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन था वो एस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी कोई पल्स होगा, ये अगर सपोज कीजिए पल्स है, तो ये अपने साथ एनर्जी ले जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होंगे, तो वो ई और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो एस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जो डायरेक्शन ऑफ यानी एनर्जी प्रोपेगेशन को दे। तो ऑब्वियसली जिधर वेव मूव करेगा एनर्जी भी उधर ही प्रोपेगेट करेगा। क्लियर है बच्चों लोग? यस सर। ओके, एस इक्वल टू ई क्रॉस बी होगा यहाँ पे। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमने कहा था कि बी इक्वल टू यानी ई इक्वल टू हमने कहा था ऐसा, ई इक्वल टू हमने बी सी कहा था, या बी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो ई बाई सी लिख सकते हैं। और फर्दर सी इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ये दो फॉर्मूले को यूज करते हैं, यानी बी के जगह ई बाई सी यूज करते हैं और सी के वैल्यू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो पुटिंग दिस वी गेट अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो एस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, जैसे ऐसा भी हमने डायरेक्शन के टर्म्स में शो किया और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी, एस वेक्टर की अगर हम प्योरली मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट सी एंड ई स्क्वायर। ऐसा सिर्फ अगर हमने अभी क्या किया कि सिर्फ ई के टर्म्स में से कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं बी के टर्म्स में लिखना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट सी इनटू बी स्क्वायर ऐसा। तो मैंने कहा था कि लाइट को हम जनरली ई वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एप्सिलॉन नॉट सी और ई स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो डायरेक्शन आपको पता चल ही गया होगा, ई और क्रॉस यानी बी पे डिपेंड करेगा। एस की अगर आपको जनरल वैल्यू लेनी होगी तो एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करके ये लिख लिया है आप लोगों ने? नो सर। और इंटेंसिटी थोड़ा सा अभी 2-3 बार से इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ अगर कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए। न्यूमेरिकल से पूछा जाता है इंटेंसिटी के टर्म्स में। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करेंगे। अच्छा,
सर इसमें वेव वाले में सर एक बार फिर से क्लियर करेंगे क्या वो इंटेंसिटी वाला पार्ट? जैसे देखिए हमने कहा कि पार्टिकल नेचर में तो I इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी। अब यहाँ मैंने कहा था कि I इक्वल टू एनर्जी अपन एरिया अपन टाइम, ये बेसिक डिफिनीशन होता है। अगर I की एनर्जी क्या है तो फोटोन के टर्म्स में NH नहीं होगा, जहाँ पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो I जो होगा कितना Photon फोटोन density। पर सेकेंड इमिट हो रहा है वो होगा। यस सर। यहाँ के टर्म्स में मैंने कहा कि कैसे अनफोल्ड होता है कि अगर आप इंटेंसिटी देखें कि यहाँ पे कितना है, तो अगर आपका कोई बल्ब है, यहाँ से ज्यादा फोटोन निकल रहा है और इसको हीट कर रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बट जब कभी हम वेव की बात करेंगे तो ये सारा फोटोन क्या होगा, आपस में सुपरपोज करके एक वेव बनाएगा। अब अगर इस रीजन में ज्यादा फोटोन होगा तो उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर इसी रीजन में फोटोन की नंबर कम हो जाएगी तो उसी वेव का एम्पलीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक, सर अगर हम दोनों पार्टिकल या फिर वेव दोनों किससे भी समझते हैं सर, तो अब चीजें होगा- हमें सेम ही समझ में आएंगी ना, मतलब हाँ। सारे रिजल्ट्स। हाँ, क्योंकि है एक ही चीज ना। जब हम उसकी एनर्जी की बात करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो या तो हम इसे पार्टिकल के टर्म्स में देखें या इसे वेव के टर्म्स में देखें। एनर्जी के अमाउंट में या इंटेंसिटी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ उसके एक्सप्रेशन में या बिहेवियर में चेंज होगा कि वो एनर्जी आप उसको कैसे तरीके से देखते हैं। जैसे क्लास 11th में आपको याद होगा जब SHM ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो उसकी एनर्जी कभी काइनेटिक में, यानी काइनेटिक एनर्जी कभी मैक्सिमम होती है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो जाता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब कि हुआ क्या कि टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व है, टोटल एनर्जी Yes, sir. सेम है। Yes, किसी sir. वक्त अपने आप को वो हाई स्पीड से मूव करके दिखाता है अपना एनर्जी, और अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखा जाए तो हाई पोजीशन में चेंज करके अपने आप को दिखाता है। बट यानी होगा क्या कि सेम टाइम में वो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी में इक्वली यानी वो नहीं कर सकता, यानी कन्वर्ट नहीं कर सकता। हालांकि वहां एक पोजीशन आता है जहां पे दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। एवरेज कंडीशन। यहाँ आप लगभग समहाउ ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों अपना नेचर ना लाइट इकट्ठा नहीं शो करता। किसी वक्त आप इसका या तो पार्टिकल नेचर देखेंगे या किसी वक्त आपका वेव देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक कॉइन है, कॉइन में हेड होता है या टेल होता है, दोनों ही होते हैं। दोनों होता है। लेकिन आपको दिखता क्या है किसी एक टाइम में, वन टाइम वन। कोई एक सिर्फ हेड दिखता है या टेल दिखता है। हेड अगर आप देख रहे हैं तो आप कोई तरीका नहीं है उसका टेल देखने का। क्लियर है बच्चों लोग? यस। टेल देख रहे हैं तो कोई और तरीका नहीं है उसका हेड देखने का। मतलब सर मतलब बेसिकली हम इसको अनसर्टेनिटी वाली बात जो आपने कल बताई थी उससे रिलेट करके Yes, sir. हाँ कि आप ना चीजों को लाइट को या तो पार्टिकल के समझ में ठीक है पार्टिकल समझिए, वेव समझते हैं तो वेव समझिए। वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी एक बार मैं त्यागराजन सर का लेक्चर सुन रहा था जो शायद कल मैंने बताया था ऑप्टिक्स में, अजय घटक के स्टूडेंट थे वो। तो वो कह रहे थे कि लाइट जब अपने पाथ से निकलता है, जैसे आपने टॉर्च से लाइट ऑन किया और लाइट जब निकल रहा है तो वो रास्ते में किस एक्सपेरिमेंट को इनकाउंटर करेगा। जैसे आप देखिए कि घर से बाहर निकलते हैं, आपको पता है कि रास्ता में कौन मिलने वाला है? नो सर। कोई तरीका है पता करने का कि रास्ता में कौन कौन आदमी मिलेगा? नहीं पता है ना, राइट। लेकिन सपोज कीजिए आप साधु आदमी हैं, परम ज्ञानी है, तो आप जान सकते हैं ना क्या रास्ते में कौन मिलेगा? यस सर, फिर तो कोई चांसेस है आप परम ज्ञानी हो तो पता चल जाए, या आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो तो शायद, या सब कुछ इंफॉर्मेशन हो तो पता चल जाएगा। फोटोन मैंने कहा था कि यानी जितने सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब भी हो, राइट, म्यून और ये सब जितने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसमें फोटोन को मोस्ट इंटेलिजेंट कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इंटेंगलमेंट बताता क्या है कि फोटोन जब कभी अपने घर से निकलता है, जिस सोर्स से भी निकलता है, उसके रास्ते में क्या क्या आएंगे वो सब कुछ उसे पता होता है, शुरू में ही पता होता है। उसी वक्त वो इस तरीके से बिहेव करता है कि रास्ते में क्या आने वाला है, राइट। सो वो इंटेंगलमेंट थ्योरी है जिसपे रिसर्च अभी गोइंग ऑन है। यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ जो फोटोन निकला, इसके रास्ते में अगर आपने यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली एक्सपेरिमेंट डाल दी तो ये अपने आप को वहां पे पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है जहाँ पे पार्टिकल नेचर को शो करना पड़ेगा उसे। अगर इसके रास्ते में आपने यंग डबल स्लिट लगा दिया तो वहां फिर अपने आप को ये वेव नेचर शो करेगा। इसका मतलब है क्या कि जैसा जो देखता है वैसा दिखता है। जैसे सपोज कीजिए, यानी इंडियन फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है कि हम जैसा सोचते हैं संसार ऐसा ही है, राइट। समहाउ साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहता है कि ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड
बाय द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि ऑब्जर्वेशन कैसा है। जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अभी लाइट पार्टिकल है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली एक्सपेरिमेंट सेटअप करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर है वही डिसाइड कर रहा है ना कि अभी क्या होने वाला है यस सर। ना। अगर आपने Yes, रास्ते sir. में YDSC लगाया, क्योंकि लाइट को वैसे आप देख सकते नहीं है, वो हमें दिखता नहीं है, तो लाइट को पता करने का दूसरा तीसरा तरीका है, एक्सपेरिमेंट है, जहां से हम इनडायरेक्टली पता करते हैं कि यहाँ लाइट है। जैसे घर में हमें भूत नहीं दिखता है, लेकिन अगर सडनली किसी की यानी गर्दन टूट गई तो हमें पता चलेगा ना कि भूत है। Yes, sir. तो ऐसा ही यहाँ भी यही इनडायरेक्ट तरीका है कि लाइट है या नहीं है, वो इनडायरेक्टली तरीके से हमें पता चलता है कि ठीक है यहाँ लाइट है, फिर लाइट की वेवलेंथ क्या है और किस तरीके से वो। तो यहाँ आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है सर वो डिटरमाइन करता है कि लाइट है भी क्या। सर अगर हम फोटॉन्स को रिप्लेस कर देते हैं सर एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ, तब क्या होगा सर इस केस में? तब भी सेम फिनोमेनन हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे? देखिए जैसे हमने फोटोन के बाद ना इलेक्ट्रॉन के साथ किया, मतलब कि लोगों ने क्योंकि उन्हें लगा कि क्या पता फोटोन पेक्यूलियर डिस्कस यानी बिहेवियर कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन के साथ किया जाए। तो और ये भी क्यों जरूरत पड़ी कि जब ये फोटोन को आइंस्टीन ने प्रोक्लेम किया कि लाइट और पार्टिकल दोनों है, तो फिर डी ब्रोगली ने, छोटा यानी साइंस का स्टूडेंट था भी नहीं वो, उसने कहा कि अगर लाइट के साथ ऐसा है, इसका मतलब नेचर हर कुछ लाइट यानी वेव और पार्टिकल्स यानी दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो ये सबसे बड़ा टास्क था कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि हाँ ये बात प्रूव हो जाए कि सच में पार्टिकल भी वेव जैसा काम करता है। क्योंकि साइंस की कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी चीज को मैथमेटिकली अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते, इसका मतलब वो सो कॉल्ड अभी भी यानी वो ट्रूथ नहीं है, पूरे चांसेस हैं कि वो जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है या दूसरा क्या क्राइटेरिया है जो फेनमैन ने कहा था कि जो भी चीज आपने मैथमेटिकली आउटपुट लिया है या कुछ आपने कहा है, अगर हम उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं कहें तो वो हमारे लिए ट्रूथ नहीं है, जब तक वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं हो जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली जो थी कि पार्टिकल या वेव है, तो उसको फिर हमने यानी यही YDSC में इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वहां पे क्या मिराकल हुई कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से बिहेव किया जैसा एक वेव बिहेव करता है, जैसा एक यानी फोटोन बिहेव करता है वो, राइट। तो फिर एज्यूम किया गया कि ठीक है सर्टेन डिग्री तक यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक कुछ के पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। तो किसी और चीज से आप रिप्लेस कीजिए और उसका अगर आप स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड स्लो हो तो वो पार्टिकल जैसा ज्यादा बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें लेजीनेस आएंगे। पार्टिकल हम कह सकते हैं एनर्जी का लेजीनेस फॉर्म है। और अगर इलेक्ट्रॉन को आप हाई वोल्टेज से एक्सलेट करेंगे, तो हाई वोल्टेज एक्सलेट करेंगे तो आपको लग रहा है एनर्जी यानी फोटोन की वेवलेंथ क्या होता है, H/2me होता है ना, ये पढ़ा होगा आपने ना। अगर हाई वोल्ट से अगर आप इसको एक्सलेट करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने से फिर आप यानी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, इवन लाइट से भी काफी कम कर सकते हैं। और अगर वेवलेंथ काफी कम हो तो फिर उसके रिस्पेक्ट में हम यानी वो YDS एक्सपेरिमेंट उसके साथ करवा सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो जैसा लाइट बिहेव करता है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का भी यानी बिहेव करता है। मतलब सर तो स्पीड मैटर करेगी? हाँ, असली चीज है कि कोई किसी का लेजीनेस आप कितना ब्रेक करते हैं। जितना कम स्पीड है वो उतना लेजी है, वो उतना पार्टिकल है। जितना हाई स्पीड आपने दिया है वो उतना वेव नेचर को शो करेगा। सर लेकिन अगर हम जैसे लाइट या फोटॉन्स पार्टिकल को हम किसी ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक या पता नहीं उसको जो भी बोलते हैं, जिसमें उसकी स्पीड काफी ज्यादा डिके कर जाती है, तब तो सर वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करेगा? बहती गंगा में अगर आपने एक लोटा पानी डाल दिया या एक पानी निकाल दिया या आपने एक तिनका डाल दिया, उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो लाइट की स्पीड आप कितना कम कर लेते हैं, 3 मीटर 5 सेकंड यानी 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा थोड़ी हो जाता है वो। सर कहीं तो था ना, ऐसे देखा था मैंने सर, कुछ माइल्स पर आवर पर कर दिया था, काफी ज्यादा हो सकता है फिर तो वहाँ वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, वो फिर और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। बट मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डेली लाइफ में जो लाइट की स्पीड होती है बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होता वो। सर लाइट को भी हम बेसिकली टोटल पार्टिकल नेचर पे भी मतलब ये कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम ये कर देते हैं, डिके कर देते हैं। जब भी उसकी स्पीड को हम स्लो कर देंगे वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। जैसे मैंने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक में पार्टिकल जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक बार फोटोन आके थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन पे रेस्ट कर रहा है। जो ही रेस्ट कर रहा होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ देर रुक रहा होगा ना, इसलिए वहां पे पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक, ओके। सो ये हमने कहा कि यानी एस का वैल्यू ये जो एनर्जी और यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है। एस का मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। अब रहा क्या कि यानी इंटेंसिटी क्या होता है, तो
it is time average value of S। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंटिंग फैक्टर कहा तो ये एनर्जी यानी इंटेंसिटी समहाउ बताता है एनर्जी कितना क्रॉस कर रहा है पर यूनिट या पर यूनिट टाइम, राइट। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जहाँ जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या लिखा था वहां पे, ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा था। मुझे बताइए ये जो s है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर e की वैल्यू आपका ऐसा है तो e की वैल्यू अगर ऐसा है तो s कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है। तो s की वैल्यू आपको लग रहा है कभी जीरो भी हो सकता है, एनर्जी कभी उस किसी पॉइंट पे जीरो भी हो सकता है ना, किसी टाइम पे जीरो भी हो सकता है मैक्सिमम। यानी जैसे देखिए अगर मैं कहूं कि जब ये यहाँ रहा होगा तो पॉइंटिंग वेक्टर की एनर्जी जीरो हो रही होगी यानी वैल्यू की, फिर यहाँ तो हाई, फिर इस तरीके से तो वो जीरो इस तरीके से हो सकता है, राइट। बट होगा क्या, मैंने कहा था कि ये एनर्जी कितना निकल रहा है वो शो करता है। अब अगर आप इस बल्ब को देखिए, यहाँ से आपको कभी लग रहा है कि बल्ब अचानक से बंद हो गया, फिर से ऑन हुआ, फिर से बंद हुआ, ऐसा? नो सर। No, sir. बल्ब तो कभी आपको ऐसा डार्क नहीं दिखता है ना, अनलेस बिजली की प्रॉब्लम नहीं हो आपके घर में तो। सर No. लेकिन जब वोल्टेज सर कम रहता है ना, वोल्टेज जब वोल्टेज कम रहता है सर, मतलब कि वो मैंने कहा कि आप इस चीज को भूल जाइए कि यानी लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम्स है आपके यहाँ, पावर सप्लाई कम है या कोई दिक्कत है। मान लीजिए पावर सप्लाई कंटिन्यूअस है तो केजरीवाल ने लाइट नो दिया सर, होगा। ऐसा नहीं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर वोल्टेज अगर थोड़ा डाउन रहता है तो बल्ब थोड़ा सा मतलब उसकी इंटेंसिटी डिम और हाई होते दिखती है। अच्छा, अगर थोड़ा गौर करे तो। बट अगर सपोज कीजिए सब कुछ ठीक है उस वक्त तो समहाउ कंटिन्यूअस हमें दिखता है, राइट। अब रीजन क्या है कि अभी भी ये फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इस फ्लक्चुएशंस को हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे आईज की ना एक लिमिट होती है ना। यानी कोई भी फेनोमेना अगर आपका 0.1 सेकंड से पहले हो जा रहा है दो इवेंट, तो वो फिर दो इवेंट के बीच हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे देखिए कि अगर मैंने कहा कि ये मार्कर है, अगर मैं इसको स्लोली लाऊं तो हर एक पोजीशन का जो इवेंट था वो स्लोली आ रहा था, तो आप हर एक इवेंट को आप देख पा रहे थे। लेकिन इसी मार्कर को अगर मैं फास्ट ले आऊं तो फिर आपने ये जो बीच वाला पोजीशन होगा उसे आपने नहीं देखा होगा। क्लियर है ये? वो इसलिए नहीं देखा होगा कि ये जो मूवमेंट थी वो 0.1 सेकंड से पहले हो गया, फिर हमारा आईज उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चे लोग? यस 0.1 सेकंड की अगर हम 0.1 सेकंड की बात करें, इसका मतलब 10⁻⁻1 सेकंड। ये सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर लाइट की इंटेंसिटी को लाइट का वेव नेचर कंसीडर बिना किए हम डिफाइन कर सकते हैं? हाँ ये हमने किया है ना इधर, ये इसका पार्टिकल नेचर था ना इंटेंसिटी का। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो फिर आपसे बिना पार्टिकल नेचर कंसीडर किए फिर आपके पास बचा क्या? आपने वेव को भी छोड़ दिया, पार्टिकल को भी छोड़ दिया, फिर आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ वेव नेचर कंसीडर कर। हाँ तो वेव नेचर के टर्म्स में अभी बता रहा हूँ ना, वेव के नेचर में अभी जो मैंने ये लिखा पॉइंटिंग वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वाला वेव नेचर। यस हाँ, ये आपको यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब इंटेंसिटी डिफाइन करें तो क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहा है ना। और यहाँ जब आप यानी इसकी इंटेंसिटी या यानी पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करें, यहाँ दूर दूर तक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये वेव नेचर में डिफिनेशन है। ओके, सो मैं कह रहा था कि ये इतने टाइम तक अगर मूव करता है तो नहीं होता है। अब रहा कि ये जो हमने कहा कि यहाँ पे एस चेंज करेगा और ई की चेंजिंग यानी रेट क्या है, तो ई चेंज होता है ओमेगा वाले रेट से, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जनरली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, या उसको अगर आप टाइम पीरियड के आसपास कहें तो ये 10⁻14 सेकंड होता है। ह्यूमन आई कब नहीं परसीव करता है? जब 10 की पावर कितना हो? -1 सेकंड। और लाइट की कितनी है? 10⁻⁴। आप समझ रहे हो कि इसको बिलियन ट्रिलियन टाइम्स मोर फास्ट होता है ये। यस सर ना, और इसे फिर आप ना यानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, इवन मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, मोस्ट पावरफुल कैमरा हो, उससे भी हम इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यानी ये काफी फास्ट फ्लक्चुएट करता है। इस फ्लक्चुएशन को कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब कि जब कभी हम इंटेंसिटी किसी की लाइट देखते हैं तो उसका हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कभी नहीं देख सकते, फिर हम उसका क्या वैल्यू देखते हैं? एवरेज वैल्यू। जैसे पेन में 3 यानी ब्लेड होता है,
लेकिन अगर थोड़ी देर फैन चलना शुरू हो जाए तो फिर आप उसका क्या देखेंगे, एवरेज वैल्यू देखेंगे ना, वो आपको एक Yes, sir. यूनिफॉर्म जैसा दिखेगा। तो ऐसा ही है ना, Circular, लाइट का हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू देखते हैं। इसलिए इंटेंसिटी डिफाइंड होता है, राइट। ये हमारी कंपल्सन है कि हम यानी इसको डिफाइन इस तरीके से करें कि टाइम का एवरेज वैल्यू होगा, राइट। तो नाउ ऑनवर्ड जब कभी आपको इंटेंसिटी कहा जाए कि इंटेंसिटी है क्या, पॉइंटिंग वेक्टर आपने पढ़ लिया कि क्या है, yes sir, राइट। सो पॉइंटिंग वेक्टर का ये एवरेज वैल्यू है इंटेंसिटी, ठीक। ऑप्टिक्स में जिस चीज को हम इंटेंसिटी कहते हैं, पॉइंटिंग ईएमटी में होगा क्या कि आप बस यहाँ तक स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यानी इसको पॉइंटिंग वेक्टर का यहाँ से एनर्जी और सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऑप्टिक्स में जब कभी मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो मैं पॉइंटिंग वेक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात करूंगा। क्लियर है बच्चों लोग? yes sir, तो उसे या तो मैं रिपीटेडली एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कहूँ या उसे मैंने नया नाम दिया जिसे मैं क्या कहूंगा, इंटेंसिटी, intensity, ठीक। ऑल्दो इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वही यानी एस की यूनिट होती है, दोनों यूनिट वाइज सेम है, बट एस का जो एवरेज वैल्यू होता है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों लोग? yes sir, अब एस की जब हमने कहा, एस का एक्सप्रेशन पीछे क्या आया हुआ था, तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट सी और ये यानी ई e स्क्वायर। square, आपको लग रहा है एप्सिलॉन नॉट सी ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, तो डिपेंडेंट कौन सा टाइम पे करेगा, e square, ये ई की वैल्यू, राइट। तो इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला ये हुआ, जब कभी नाउ ऑनवर्ड आपसे कोई न्यूमेरिकल्स पूछे, अगर डायरेक्ट कोई यानी फॉर्मूला बेस्ड है तब तो आप कर लीजिए, नहीं अगर आपको फंडामेंटल पूछेगा तो इससे मोर फंडामेंटल नहीं। इंटेंसिटी के बारे में जब कभी कहे तो आप पॉइंटिंग वेक्टर से शुरू कर सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में जब कहे तो आप ई क्रॉस बी से शुरू कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? yes sir, राइट, Yes, सही। sir. अब Yes, होगा sir. क्या कि कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यानी यहाँ पे ट्रिक क्या है, कहीं म्यूट वॉइस कर आ लो, रहा है शायद, म्यूट कर लो, बहुत देर से अनम्यूट रखे हुए। होगा क्या कि इसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो यानी जैसे अगर हमने ऐसा लिखा, लेट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर ई कोई एवरेज वैल्यू कहे तो ई की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, तो ई डॉट integration 0 to t, और फिर यहाँ पे डी टी ना, टाइम के टर्म्स में अगर एवरेज वैल्यू निकालना है, और ये फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ई नॉट, और फिर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो साइन ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है क्या, yes sir, तो 2 पाई बाई Yes, sir. टी डी टी, और फिर यहाँ पे हम अगर Yes, sir. लिखें तो डी टी, DT, और ये 0 से 0 लेके to t, टी तक, राइट। इसका जब हम एवरेज करेंगे, अगर आप तो 0 आएगा, इंटीग्रेशन करके देखिए तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ऊपर वाले का Zero वो आएगा। 0 आएगा ना, yes sir, 0 बाई यहाँ पे टी आएगा, तो फाइनली ये 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब साइन का जो यानी एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। वैसे आप 0 इसे होता है। थोड़ा बहुत ग्राफ से भी इसे समझ सकते हैं कि एवरेज वैल्यू 0 sir. क्यों होगा। अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, one time interval में, हाँ, अगर आप 1 टाइम इंटरवल में लेते हैं तो आपको लग रहा है कि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों Yes, को जब sir. आप ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएंगे, 0, राइट। हाँ बताइए। yes 0 हो जाएगा जी, तो यानी ई की जो एवरेज वैल्यू होगी 0 होगी, बट आपको किसका एवरेज वैल्यू निकालना है, ई स्क्वायर का ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो होगा क्या, सिमिलरली we can find एवरेज ऑफ ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर का अगर हम एवरेज लिखें, जैसे हमने लिखा ई नॉट साइन स्क्वायर ओमे यानी के जेड माइनस ओमेगा टी, और इसका एवरेज वैल्यू, तो हमने साइन का एवरेज वैल्यू निकाला था। उसी तरीके से अगर आप इसको इंटीग्रेट करें सर होगा ना, 8 का स्क्वायर कर लो, हाँ बताइए। नहीं सर, आगे आगे ओके, तो जैसे देखिए यहाँ तो ये साइन ओमेगा टी टर्म्स ही है, बट साइन ओमेगा टी में अगर सपोज कीजिए आप के जेड भी अगर आप ऐड कर देते हैं, बट इंटीग्रेशन अभी किसके टर्म्स में होगा, टाइम के टर्म्स में, तो के जेड वाला Yes, टर्म्स sir. कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा ना। इसका जब कभी आप एवरेज निकालेंगे तो ये हाफ आएगा, राइट। इसका एवरेज कितना होगा, हाफ आ जाएगा। इवन अगर Yes, आप सिमिलरली अगर Sir. कॉस, हाँ Sir. कहिए,
सर कुछ लोग सर म्यूट कर लेने बोलिए सर, बीच बीच में रिप्लाई दे रहे हैं तो सर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है सर। हाँ, जरूरी नहीं है जब यानी सर जब आप पूछें सर जरूरत हो तब बोले ना सर, बीच बीच में वो कुछ भी मतलब। आप म्यूट हो गए सर। आप म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गए सर। आपकी आवाज म्यूट हो गई सर, आप म्यूट हो गए। यहाँ पी नॉट स्क्वायर होना चाहिए ना। अभी अब ऑडियो ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक। सिमिलरली फिर जब अगर आप यानी कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका एवरेज, तो इसका भी एवरेज हाफ ही देगा, राइट? हाँ, बट अगर आप यानी दोनों का मल्टीपल करेंगे, जैसे कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी या फिर कोई और टर्म्स की स्क्वायर टर्म्स अगर नहीं हो तो फिर उसका एवरेज जो होगा वो 0 देगा। तो ये थोड़ा ये याद रख लीजिए कि जब कभी आपका साइन स्क्वायर टर्म्स हो या कॉस स्क्वायर टर्म्स हो, उसका अगर हम टाइम एवरेज निकालेंगे तो टाइम एवरेज इसका हाफ देगा। ठीक है बच्चे लोग? यस। इसका मतलब कि अब अगर हम एस की वैल्यू निकालेंगे, यानी एस एवरेज जो हमारा इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट सी, और फिर हमने कहा था ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, और इसका एवरेज वैल्यू यानी इसका एवरेज वैल्यू, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का? तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ना। ये तो इंटेंसिटी अब जब कभी नाउ ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। बट ये याद रखिए एक्चुअल में है क्या ये? तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू है। अगर आपको कोई पॉइंटिंग वेक्टर पूछता है तब तो वो फिर यानी एप्सिलॉन नॉट सी सॉरी हाफ टर्म्स रहेगा। यानी इंटेंसिटी का जो एग्जैक्ट फॉर्म अब रहा कि इंटेंसिटी का ऑप्शन में दे रहा हूं, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर यहाँ इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला करेक्ट है? दोनों एक ही तो है सर। करेक्ट तो दोनों ही है सर, वो तो एवरेज निकाल के। दोनों करेक्ट है, बट अगर आपको यानी मोस्ट करेक्ट कहा जाए या आप कहीं जैसे देखिए यहाँ जब मैंने लिखा ना ये हाफ नहीं भी आ सकता, ये कुछ और वैल्यू भी आ सकते हैं, राइट? यहाँ आंसर जैसे यहाँ जब हमने साइन स्क्वायर वाला टर्म एवरेज निकाला तो हाफ आया, बट अगर आपको फंडामेंटल कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो फंडामेंटल आप यहाँ से शुरू करेंगे कि इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट सी और ई स्क्वायर का एवरेज, ई की वैल्यू लिखिए फिर उसका एवरेज निकालिए, जो आंसर आएगा वो उसका फाइनल आंसर होगा, वो इंटेंसिटी होगा। हाँ, अगर आपका वेव इक्वेशन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेव इक्वेशन अगर सपोज कीजिए आपका ऐसा है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर आ जाएंगे। बट वेव इक्वेशन का अगर सपोज कीजिए कि फॉर्मेट चेंज हो गया हो तो फिर ये फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा, पीछे वाला फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। ये बात आपने नोट किया? यस। हाँ, तो ये यानी ये अब होगा क्या कि एक दो न्यूमेरिकल्स हम इस पे पढ़ लेते हैं, या फिर एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए कि इंटेंसिटी जब आपसे पूछा जाएगा तो किस किस फॉर्मूले को आप अप्रोच करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, उतारना है पिछला बैक साइड स्लाइड सर। ये लिख लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसका पिछला स्लाइड कीजिए। तो क्या करें आप? तो इसके पीछे सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। वीडियो रुक रही है? नहीं सर, पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, पीछे वाला स्लाइड। सर
जैसे सर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके भी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं सर, मतलब यूजिंग पॉइंटिंग वेक्टर, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब इंटेंसिटी जीरो हो रही है, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब जीरो हो रहा है, तो सर हमें वेक्टर में पढ़ाया गया था कि मैग्नीट्यूड अगर किसी नल वेक्टर का जीरो है तो डजंट मीन कि उसका डायरेक्शन भी जीरो होगा। ये बताइए कि जब कभी मैंने इसका यानी पॉइंटिंग वेक्टर कहा तो पॉइंटिंग वेक्टर सर तो नो सर, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएगा सर तब तो। क्या करे, अगर सर किसी वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जीरो गई तो उस समय उसकी इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएगी। नहीं होगा क्या कि जैसे जब हम एस की वैल्यू कही, राइट, तो एस की वैल्यू का यानी अगर हम उसका एवरेज वैल्यू देखें कि यानी उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है कि वहां पे चूंकि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक वेक्टर का सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमा है, फिर धीरे धीरे कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो जीरो होगा, तो एनर्जी का वो वाला पॉइंट उस यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी एनर्जी की जो वैल्यू होगी या ई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, राइट। बट होगा क्या कि ऑन एवरेज अगर हम कहें तो यानी उसके पास एनर्जी हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो एक दूसरे में फ्लक्चुएट होता रहेगा। ई की अगर वैल्यू जीरो रहेगी तो उस वक्त बी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वहां पे जो होगा एनर्जी सारा का सारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो एज ए होल हम कभी नहीं कह सकते कि यानी किसी लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी। तो ये वाला लाइन फिर से रिपीट करेगा, ई की वैल्यू जीरो होगी तो बी की मैक्सिमम कैसे होगी सर? यहाँ पे यानी होगा क्या कि ई जब कभी रेट चेंज हो रहा होगा, राइट, जैसे यानी ई में जब कभी फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे तो वो फ्लक्चुएशंस फिर क्या देगा हमें, यानी बी का वैल्यू देगा। तो जब कभी वो ई क्रॉस ओवर हो रहा होगा, जैसे सपोज कीजिए उस पॉइंट पे ई की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वहां पे वो यानी एनर्जी जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट में, राइट, ट्रांजिट कर रहा है वो, तो वो फिर यानी उस वक्त वो बी में ट्रांजिट कर रहा होगा और ई में, तो ई और बी में कंटिन्यूसली वो ट्रांजिट स्टेट में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे एनर्जी मोमेंटली अगर जीरो हो गई तो फिर लाइट सडनली यानी पूरा का पूरा गायब हो गया वो, तो ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, फ्लो स्टेट में रहता है। किसी पॉइंट पे अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे जीरो है तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर की तो वैल्यू हम जीरो कह सकते हैं, बट एवरेज वैल्यू वहां पे जरूर सर्वाइव करता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू यानी उस पॉइंट पे जो होगी वो होगी, क्योंकि ये काफी यानी फास्ट यानी ऑसिलेट कर रहा है, उस वक्त उसकी एवरेज वैल्यू होगी। हम अगर ऐसा सोचे कि इमीडिएटली सारी की सारी एनर्जी वैल्यू जीरो हो गई तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है उस पर, हालांकि मैं सोचूंगा, क्योंकि कोई अगर एनर्जी जा रहा था और हम कहेंगे किसी पॉइंट पे बिल्कुल ई और बी दोनों जीरो हो गया तो फिर इसका मतलब एनर्जी यानी कन्वर्ट किस में हुआ, यानी एनर्जी वो गई कहाँ पे, तब तो एनर्जी कंजर्वेशन ही वायलेटेड हो जाएगी। यस सर, मतलब सर हम इसको बेसिकली प्रिसाइजली तो बोल ही नहीं सकते ना सर कि किसी पॉइंट पे जीरो है, क्योंकि फिर तो हम पार्टिकल वाली बात कर देंगे उसके साथ। वेव की बात कर रहे हैं सर, तो मतलब पोजीशन की बात तो नहीं कर सकते ना सर्टेनिटी के साथ। हाँ, तो ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये ना वहां पे यानी वैसे ये एक्सप्रेशन तो लग रहा है कि अगर ई अगर जीरो होगा तो बाई इक्वेशन उस वक्त बी की भी वैल्यू जीरो होगी और फिर एस वहां पे जीरो होगा, बट वहां पे फिर ना एनर्जी कंजर्वेशन वायलेटेड होगा, तो वो थोड़ा सा देखना होगा कि उस वक्त एनर्जी किस फॉर्म में अपने आप को ट्रांजिट कर रही है। या हम कह सकते हैं चूंकि फ्लोइंग नेचर में है तो एट ए टाइम हम उसे कह नहीं सकते कि पार्टिकुलर टाइम में हम उस एनर्जी को कन्फाइन नहीं कर सकते, वो फ्लोइंग नेचर में होगा, वो कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहेगा। या इस बात को फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों लोग? जी सर। ये वैलिड डाउट लग रहा है कि उस वक्त फिर कैसे मूव ऑन सर कौन भाई, जब जो पार्ट में ई जीरो होगा उस पार्ट में बी मैक्सिमम होगा? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों की फेज सेम होती है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकते कि ई अगर जीरो है तो बी उस वक्त मैक्सिमाइज है, बट समहाउ यानी इसे ना मुझे जैसा लग रहा है कि सिंस चेंजिंग ई जो होगा वो बी को ओरिजिनेट कर रहा है तो वो एक दूसरे में फ्लक्चुएट कर रहा होगा, वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा चीजों को। ठीक ठीक है। हाँ, कि जब कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना उस वक्त अगर जीरो हो रहा होगा तो वो एनर्जी फिर जा कहाँ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी वाला टर्म्स ये चीज समझ लिया आपने, इंटेंसिटी हम इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक, अब होगा क्या कि जब कभी आपको इंटेंसिटी पूछा जाए तो तीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां से आप इंटेंसिटी का यानी आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा तरीका कब कब यूज होगा टू फाइंड इंटेंसिटी वी यूज। सर पीछे वाली स्लाइड करना 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ये वाला स्लाइड क्या, ये स्लाइड कर रहे हैं या इससे पहले वाला? सर एक सेकंड पीछे।
यही बस। ओके हो गया ये। यस सर। ओके सो देखिए 3 सर्कमस्टांसेस है उसमें हम यानी क्या क्या सब यूज करेंगे। तो पहला ये जो मोस्ट कॉमन है कि अगर आपसे इंटेंसिटी पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए हाफ एप्सिलॉन नॉट सी और फिर यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर, जहाँ पे ई नॉट आपका क्या होगा एम्पलीट्यूड, राइट। ये दूसरा है कि आप यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा लिखिए एप्सिलॉन नॉट सी और फिर ये यानी ई डॉट ई का वेक्टर और फिर इसका एवरेज, राइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम कब प्रिफर करते हैं ये वाला यूज करना, या ये हम कब अवॉइड करते हैं और कब हम इसको यूज करते हैं, जब कभी इलेक्ट्रिक वेक्टर के 2 या 3 कंपोनेंट हो। जैसे अभी देखिए अभी जब हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर लिखा था यहाँ पे ई की वैल्यू अगर मान लेते हैं ये हमने लिखा था, तो इसका क्या होगा, कोई एक कंपोनेंट होगा एक्स होगा या वाई होगा, ये ई का। हाँ अभी तक हमने जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं हमने वन डायरेक्ट यानी जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है वही नहीं। जैसे ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एक्स के ना। लेकिन अगर इसके साथ कोई एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता जो वाई में भी वाइब्रेट करता, या आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता जिसमें एक्स में वाइब्रेशन और वाई में वाइब्रेशन और जेड में वाइब्रेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी, अगर तीनों है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस वक्त जब कभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन वन डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो फिर आप ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। यहाँ पे आप याद देख रहे हैं कि इसे मैंने क्या लिखा है, एक तो डॉट प्रोडक्ट लिखा है और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो पहले वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर जो भी आता है उसका एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चे लोग ये? यस सर। हाँ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2-3 डायरेक्शन में है साइमल्टेनियसली तो फिर डॉट प्रोडक्ट करके फिर एवरेज निकाले, क्योंकि यहाँ निकालने से फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा वो। तो ये होगा यानी यूज इट व्हेन E have component in x, y और z axis, यानी वन से मोर कंपोनेंट एक्स वाई, यानी जैसे वहां तक तो सिर्फ x में था, यहाँ अगर मोर कंपोनेंट हो तब रेस्ट होगा क्या कि कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल में कोई वेव इक्वेशन देगा। जैसे अभी तो मैंने साइन या कॉस में लिखा था, कहीं एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखा होगा, तो आई का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे सी, और यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे यानी कि ई का वैल्यू आप लिख लीजिए जो भी ई दिया हुआ, फिर दूसरे का डॉट प्रोडक्ट ई, बट सेकंड जो ई का डॉट प्रोडक्ट होगा वहां कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यूज की, और फिर ऐसा। तो ये हम कब यूज करेंगे, when wave is given in complex form। और यहाँ पे E स्टार क्या है बच्चे लोग, कंजुगेट ई का हाँ, तो ये E स्टार क्या है, कंजुगेट ऑफ E वेक्टर, कंजुगेट ऑफ E। ये 3 चीज समझ लिया आप लोगों ने। सबसे जनरल रूप में कैसा आएगा, तो ऐसा अगर आपको कॉम्पोनेंट में है तो इस तरीके से, अगर कॉम्प्लेक्स में है तब तो फिर ई वेक्टर लिखिए, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए ई के कंजुगेट से, राइट। और फिर यहाँ पे हाफ जैसा है, इसका मतलब आपको क्या लगेगा कि एम्पलीट्यूड ये देगा, यानी जब कभी किसी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हो तो ऐसा एम्पलीट्यूड देगा। अब यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइए, इसको मैं और डिटेल से बताऊं कि ये क्यों आया, या फिर ये चीज आपको समझ में आ गई? सर थर्ड वाला बताइए सर, थर्ड वाला सर डिटेल बताता हूँ। हाँ थर्ड वाला ये देखिए, ये देखिए ये पहला वाला तो पता है अभी हमने लिखा था। यस सर। हाँ, और दूसरा वाला पहले वाले की तरीके से लिख सकते, जैसे देखिए यहाँ पे जब हमने फंडामेंटल लिखा था, ये लिखा था ना ई स्क्वायर। यस सर। ई स्क्वायर को आपको लग रहा है कि ई डॉट ई का भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अगर हमने कहा कि यहाँ पे ए स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, ए डॉट ए लिखा जा सकता है ना,
ऐसे ही yes. अगर ये ई स्क्वायर है तो इसको ई डॉट ई लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे Yes, हमने sir. क्या किया कि ये जो ई था क्योंकि ये ई स्क्वायर का एवरेज था, इसी को हमने अभी एवरेज नहीं लगाया है बट ई डॉट ई का यानी वो डॉट प्रोडक्ट कर दिया। फिर एवरेज निकाल लूंगा तो एवरेज से फिर हाफ वाला टर्म्स आ जाएगा ना बाद में, जब एवरेज निकालूंगा Yes, तो यहाँ से फिर ये Yes, हाफ आ जाएगा। तो ये हुआ। अब ये देखिए कि ये कैसे आया, यानी यहाँ पे ई डॉट ई कैसे आया, तो इसे एक बार हम देख लेते हैं थर्ड वाले को। इफ a wave is represented in complex form, that is अगर मान लीजिए कि E हमने ऐसा लिखा E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, प्रीवियस पेज अच्छा कर देता हूँ। अगर सपोज कीजिए हमने ई नोट ऐसा लिखा, अब मुझे बताइए कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक फॉर्मूला होता है राइट, उसको यूज करके e टू द पावर i थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस i sin I sin थीटा। तो इसी को अगर साइन को अगर मैं कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे e नॉट e टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब अगर ये Yes. साइन था तो कौन सा टर्म्स होगा, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और अगर ये यहाँ पे कॉस लिखा होता तो फिर वहां पे कौन सा पार्ट होता, वो रियल पार्ट। रियल तो पार्ट। होगा क्या कि मोस्ट ऑफ टाइम वेव में ना आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में या कुछ प्रीवियस में ऐसे आए हुए हैं कि वेव को आपको साइन कॉस में नहीं दे करके आपको एक्सपोनेंशियल में देगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली वेव को मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना इजियर है, उसके साथ खेलना आसान है ना, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। साइन और यानी कॉस के साथ उसे डील करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, जिसके मोस्ट ऑफ टाइम हम भी क्या करते हैं, जब कभी कोई न्यूमेरिकल टिपिकल हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट इजी से कर लेते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई वेव आपको दिया ही हुआ है न्यूमेरिकल्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अब इसका अगर आपको एम्पलीट्यूड पता करना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, अगर ये कोई वेव है और उसका आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इस तरीके से आता है, यानी जो एम्पलीट्यूड अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कोई वेव लीजिए और इसी वेव का इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में हो राइट, उसको उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने पहले पढ़ा उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरीके से ये जो कोई वेव है इसको इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो समहाउ उसका यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, यस ना, तो इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो पहले ये एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे आ गया ये। तो ई को अगर हमने लिखा तो ई हम ऐसा लिखेंगे ई नॉट ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये और अब इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस में था, पहला एक्स में था, क्योंकि मैंने कहा है आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। फिर दूसरा अगर कंजुगेट लिखेंगे तो बताइए कैसे लिखेंगे, इसी का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी और एक्स कैप। अब इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगी सर, ये नॉट e की पावर 0 1 कंजुगेट मल्टीप्लाई करने से एम्पलीट्यूड आ जाता है यस ना। तो होगा क्या कि इसका मतलब एम्पलीट्यूड के जगह हम ये टर्म्स रिप्लेस कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि जब कभी अब आपको जब कभी अब आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ आई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। अब अगर आपको एम्पलीट्यूड के जगह लिखना है तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी हमने क्या पता किया कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का यानी मल्टीप्लाई होता है। तो फिर उस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे लोग, एक प्रीवियस स्लाइड करिएगा जैसे प्रीवियस स्लाइड देखिए सर। सो इसके फर्स्ट लाइन में ये सर ये इक्वल कैसे हो गया सर, साइन वाला टर्म और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म इक्वल कैसे होगा? ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना ई आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, तो अगर कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल में इसे sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, तो ये टर्म्स इसका रियल है और ये टर्म्स इमेजिनरी है। तो ये जो साइन है
इसको हमने कॉस में लिख यानी एक्सपोनेंस में लिख लिया और मैंने कहा हाँ कि सर, मैं वो इसका क्या इमेजिनरी टर्म्स लिख रहा वो हूँ। सर आई एम नहीं समझ में आता, बोला आयोटा की पावर एम लिखा है इसमें। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड इसके और करिए सर एक। और पीछे यस सर। वो आई एम इमेजिनरी पार्ट के लिए है। हाँ हाँ, वो इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक क्लियर है? वन सेकंड लिख देंगे। हो गया ये? सर नेक्स्ट सर। ये वाला ये भी हो गया? नो सर। ओके, जल्दी लिखिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो ये पार्ट और फिर नेक्स्ट जो हमने कहा कि फाइनल फॉर्मूला ये हालांकि मैंने पीछे नोट करके आपको ये लिख ही दिया। इस पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल यानी सॉल्व कर लेते हैं इंटेंसिटी वाले पार्ट पे कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। ओके, सो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स। Find the intensity of the wave. First is equal to E naught cos kz minus omega t plus pi या pi by 2। एक्स का इसका मुझे इंटेंसिटी बताइए कि कितना होगा। E is equal to E naught sin kz minus omega t x cap plus E naught sin kz minus omega t और plus pi and y cap, sorry y naught x cap। Third is equal to E naught sin kz minus omega t x cap plus E naught sin kz minus omega t plus pi y cap। Fourth is equal to E naught e to the power iota kz minus omega t x cap plus E naught e to the power iota kz minus omega t delta and y cap। ओके बच्चे लोग, ये 4 क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो टाइप आएंगे वो इसी 4 टाइप के पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे आपको दिक्कत होगी, राइट। तो मुझे एक एक करके बताइए, पहले का एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी कितना है पहले वाले का? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ठीक, ये क्वाइट इजी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी और ई नॉट स्क्वायर। क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना था? ई नॉट था। ये साइन हो या कॉस हो, मैंने कहा था ना कि कॉस का भी एवरेज पाई बाई 2 यानी 1/2 होगा। यहाँ से कोई फर्क पड़ता है क्या? ये पाई बाई 2 है या 0 है या पाई है या 2 पाई है? नो सर। हाँ, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा टर्म्स वाला ही टर्म्स इन्वॉल्व होगा, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर होगा। इसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और किसी 0 का? और किसी का 0 या नॉन 0? सर नॉन जीरो है सर, नॉन-जीरो है। बस हाफ नहीं आएगा सर। अच्छा, हाफ नहीं आएगा वो, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, उसकी वैल्यू ऐड होके एप्सिलॉन नॉट सी ई 1 हो जाए। यस सर।
ओके, मुझे इसका आंसर बताइए थर्ड का। थर्ड की 0 होगी सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स वाई कॉम्पोनेंट। देखिए फिजिक्स वो नहीं है जो आप परसीव करते हैं या आपका एजम्पशन है, श्रद्धा और विश्वास है। फिजिक्स प्योरली या तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है या फिर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट आपने किया है कि 3 का आंसर आपका 0 आ रहा है। हाँ, थर्ड का सर मेरा सर ये भी इसका भी आएगा। क्या करें आप? थर्ड का एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर आएगा और सेकंड वाले का 0 होगा। ओके ठीक है, एक एक करके हम इसे करते हैं। पहला यानी फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियर है सबको? यस सर। ना सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमारा क्या था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, हमने क्या कहा है आपको? एप्सिलॉन नॉट सी एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। और यहाँ एवरेज वैल्यू भी लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे इसका? ई डॉट ई का एवरेज। अब एक बार ई डॉट ई निकाल लीजिए, फिर उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो होगा क्या कि ई डॉट ई जब कभी आप निकालेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आपका आएगा ई नॉट और फिर यहाँ हमारा था साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप और प्लस हमारा आया था ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और फिर ये हमारा आया था एक्स कैप। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया और इसी को फिर हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट और फिर यहाँ से ई नॉट साइन एक्सपोनेंशियल में है नहीं कि इसका कंजुगेट हमें लेना होगा के जेड माइनस ओमेगा टी और यहाँ पे प्लस ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा एक्स कैप। अब अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये x पहले तो इस x से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इस x से मल्टीप्लाई करेगा ना यहाँ से। तो होगा क्या कि जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा यानी इस वाले x से, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी और सिंस इसका एवरेज लिखना है तो हम इसका एवरेज वैल्यू ये लिखा जा सकता है बच्चे लोग। यस सर। यस सर। दूसरे वाले टर्म्स को इसको अगर हम इससे करते हैं तो फिर आपके पास टर्म्स क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। 0 कहाँ से आएगा? ये एक्स कैप है, ये एक्स कैप है, 0 कैसे आ रहा है आपका? सर भाई स्क्वायर हो जाएगा पूरा। क्या कर रहे? उधर दिख नहीं रहा था सर भाई। अच्छा तो होगा क्या, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन के जेड माइनस ओमेगा टी और फिर यहाँ पे साइन और के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा आ जाएगा। यस सर। राइट, और फिर आपको इसका एवरेज लिखना होगा, इसका एवरेज। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स फिर से रिपीट होगा। राइट, या फिर मैं उसको साइड लिख लेता हूँ। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ठीक है, लिख लीजिए। आपको क्या लग रहा है आंसर, 0 या नॉन 0? सर 0। सर वहाँ पे गलती कर दी सर, दोनों को ना और 2 पार्ट से उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, पेन पेपर से किया ही नहीं था। अच्छा तो क्या लग रहा है, 0 आएगा या नॉन 0 आएगा? नॉन 0 आएगा सर, कि sin पाई प्लस थीटा से करेंगे तो माइनस का टर्म आ जाएगा ना एवरेज में। हाँ देखो, इसे या तो हम इतना सारा लंबा खींचे या एक लाइन में इसकी आंसर है। एक लाइन में आंसर क्या है ये, यानी पाई प्लस थीटा क्या देता है, माइनस थीटा देता है। माइनस, हाँ माइनस साइन पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। तो आपको लग रहा है ये और ये अगर जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है और फेज अपोजिट है। तो आप यही अगर एक लाइन में लिखिए तो इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर इसका आंसर 0 आ जाएगा ना। आगे भी जब हम इसको अगर यानी मूव ऑन करते हैं, यहाँ अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से भी 0 लिखा जा सकता है। जैसे इसकी वैल्यू तो समथिंग आएगी, बट ये वाला पार्ट जब अगर हम इसे करेंगे, इस वाले पार्ट का आंसर, तो ये आपका यानी जब के जेड प्लस ओमेगा करें तो ये माइनस आ जाएगा। तो एक वाला पार्ट तो ये जो होगा वो माइनस, और फिर जब हम दूसरी बार करेंगे सेकंड वाला टर्म्स, तो वहां से भी ये यानी माइनस लिखा जा सकता है। यानी एक बार आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, या ठीक है यानी आप इसे सोन कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसे हम ऐड करेंगे फाइनली तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर।
हो जाएगा। अदरवाइज आप वन लाइन से वहां से भी कर सकते हैं कि जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ वाले टर्म्स को, जब इसे हम ऐड करेंगे तो 0 देगा। हालांकि हो सकता है कि वहां कैलकुलेशन आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये एक्स एक्सिस में है क्या, ये ना, ये एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस में, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर पाई है तो ये माइनस पाई आ जाएगा, फिर एक दूसरे को वहां पे कैंसिल आउट कर देगा। मुझे थर्ड का आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। थर्ड का, इसका आंसर जो होगा वो 0 आ जाएंगे। थर्ड का एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, आई की जो वैल्यू होगी इसका आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड मुझे आप लोग एक बार बताइए कैलकुलेट करके किसका वैल्यू कितना, 0 या नॉन जीरो। नॉन जीरो। यहाँ आपको नहीं लग रहा कि ये फिर से पाई माइनस थीटा यहाँ पे 0 आ जाएंगे? नो सर, वाई कंपोनेंट है उधर। हाँ, क्योंकि ये अभी x के तरफ है, ये y के तरफ है, तो ये इसका भले आंसर यानी ये माइनस आ जाए, बट ये दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक x एक्सिस में एक y में, ये दोनों x एक्सिस में ही था, इसलिए एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसल आउट कर लिया। क्योंकि ये पाई जो है वो माइनस यानी ई नॉट दे देगा, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया, ये कैंसल आउट नहीं कर पाएगा। तो इसकी फिर एक बार एक डिटेल कैलकुलेशन यानी थर्ड वाले का कैलकुलेशन कर लीजिए। थर्ड अगर हम करते हैं तो यहाँ से ई डॉट ई की वैल्यू, एक बार ई डॉट ई का और फिर उसको यानी निकालिए कि आंसर फाइनली क्या होगा। ई डॉट ई अगर हम करें तो फिर आपका ये ई नॉट और यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी और एक्स कैप। दूसरा अगर हम लिखते हैं तो ई नॉट और यहाँ पे साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और फिर यहाँ पे वाई कैप। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट में तो इसका डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा पिछले बार के कंपैरिजन में इजियर है, क्योंकि ये एक अपोजिट डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर है। तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप और प्लस यहाँ पे ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और ये वाई कैप। इस दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x और अगर x से करें तब तो इसका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, ये इसका यानी एक आ जाएगा। इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरे का अगर ये x y से डॉट प्रोडक्ट करता है तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। 0, तो सेकेंड टर्म 0। और फिर ये वाला पार्ट हो गया, y x से करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0। y y से करेगा तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर या फिर इसे ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और इसका एवरेज। यहां से अगर हम लिखें तो फिर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा हाफ ई नॉट स्क्वायर और फिर इसका भी एवरेज कितना हो जाएगा, हाफ ई नॉट स्क्वायर ना, क्योंकि डेल्टा का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर हम इसे लिख सकते हैं कि इसका जो यानी ई डॉट ई का वैल्यू आ जाएगा वो ई नॉट स्क्वायर आ जाएंगे। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, नेट यानी इंटेंसिटी लिख सकते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, सो नेट इंटेंसिटी अब जब कभी आप लिखें नहीं लिखे सर। अच्छा ठीक है, एक बार हम इसे ये फाइनल कर लेते हैं। ये ई डॉट ई का था और इसे अभी हमने जो सॉल्व किया है तो एप्सिलॉन नॉट सी इसका वैल्यू हमारा आया है यानी इसका वैल्यू अभी हमने कितना निकाला है ई डॉट ई का इस केस में, ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर। यहाँ अगर हम करें तो ये सिर्फ आपका ई नॉट स्क्वायर है। अभी इंटेंसिटी का आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर। इसको आपको लग रहा है बिना सॉल्व किए भी हम लिख सकते थे? यस लिख सकते हैं। बिना सॉल्व किए हुए अगर हम लिखे तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि इस वाले में थर्ड वाले में x के तरफ इंटेंसिटी कितना है, तो x के तरफ आपको लग रहा है कितना इंटेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। यस सर। और y के तरफ Yes, भी इंटेंसिटी इतना ही है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता, फेज पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका भी इंटेंसिटी जो होगा वो उतना ही होगा। अब दोनों टर्म्स को अगर आप ऐड कर दीजिए यानी इसका भी ये और इसका भी ये, दोनों को अगर 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना?
Yes, sir. लेकिन हम इसको इस तरीके यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, यानी ये इस वाले पे। तो यहाँ से ना एक ग्रेटर इंफॉर्मेशन है जो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आप सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हैं, और एक दो बार शायद ऐसा आया हुआ भी है कि जब कभी लाइट सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, जैसे देखिए ये एक्स में था और ये भी एक्स में था, इसका फेज 0 था, इसका फेज कांस्टेंट पाई था। तो जब कभी लाइट वेव सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो इंटरफेरेंस होता है, राइट, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि कहीं आपको डार्क मिल सकता है, कहीं आपको ब्राइट मिल सकता है, राइट। लाइट जब लाइट से ऐड होगा तो कहीं डार्क मिलेगा, कहीं ब्राइट मिलेगा। ये केस कौन सा है? अगर इस अकेला को देखें तो आपको लग रहा है कि ये इंटेंस दिखाई देगा और इसकी इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर होगी। इसकी इंटेंसिटी कुछ होगी ना बच्चा? यस सर। यस और इसका भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, लेकिन ये दो इंटेंसिटी को हम ऐड अगर करेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 0। 0। तो ये शो करेगा कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आगे से की पॉइंट क्या है कि जब कभी लाइट वेव का नॉइज आ रहा है, जब कभी जरूरत नहीं हो तो आप म्यूट कर लीजिए। सो यहाँ से पता क्या चला कि जब कभी लाइट वेव सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो इंटरफेरेंस फेनोमेना होगी, इंटेंसिटी डार्क या ब्राइट हो सकता है। यहाँ बोला देखिए ये दो लाइट वेव है, बट दोनों लाइट वेव की वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में है क्या? यहाँ पे नो सर। हाँ, एक एक्स की तरफ है तो दूसरा वाई की तरफ है। तो आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं जहाँ पे किसी पार्टिकुलर कंडीशन में लाइट सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा तो समझ लीजिए कि वहां पे इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 0 नॉन 0 दोनों हो सकता है। लेकिन जब कभी लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, यानी एक एक्स के तरफ या एक वाई के तरफ, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको हम जस्ट सुपरपोजिशन कहते हैं। और जब कभी सुपरपोजिशन हम करेंगे तो इंटेंसिटी अनचेंज रहता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, फेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इंटेंसिटी कितना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर। इसकी इंटेंसिटी कितना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर। इसको हम जस्ट ऐड कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ सुपरपोजिशन हो रहा है, बट इसको जस्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है इंटरफेरेंस? क्योंकि सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग? यस ना, सेम डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करा तो इंटेंसिटी में क्या होगा, यानी इंटरफेरेंस होगा, तो कुछ भी हो सकता सर है। इसमें सुपरपोजिशन कैसे होगा? अगर ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में हो, एक एक्स के तरफ हो एक वाई के तरफ हो, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस का बेसिक कंडीशन क्या है? दे मस्ट हैव द सेम पोलराइजेशन और सेम वाइब्रेशन। यस सेम डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट हो तो ही इंटरफेरेंस होता है। अगर वो किसी और डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो तो सुपरपोजिशन तो होगा बट इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दो लोग रास्ते से जा रहे थे, दो लोग मिले, दो चीजें हो सकती है, या तो वो लोग सिर्फ मिले और आगे निकल गए, दूसरा हो सकता है कि मिले और फिर दोस्त बन गए। तो इंटरफेरेंस आप किसको कहेंगे? दोस्त बन जाएंगे। मिलने और चले गए। दोस्त हो गए। बन गए ना। अब वो चेंज होगा, एक अगर यानी गुंडे और एक अगर यानी शांत आदमी मिले होंगे तो चीजें कुछ और हुई होगी, राइट। दो गुंडे इकट्ठा मिल गए होंगे तो शायद अब समझ आ गया सर। हाँ, तो ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दे जस्ट सुपरपोज, और सुपरपोज होगा इसका मतलब पहले जैसा था सिचुएशन वही बाद में होगा। इंटेंसिटी पहले जैसी थी अलग अलग, बाद में भी मिलने के बाद भी इंटेंसिटी उतनी ही अलग अलग ऐड होकर बराबर होगा। वो क्लियर है? ओके। अब मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इस वाले का, जब हम सेम है सर। सेम जैसा यानी 3 में होगा वही ना? यस सर। बट इसको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर लीजिए। ये मैं होमवर्क में दे दूं या अभी मैं कैलकुलेट कर दूं कि इसका आंसर यही होगा जो इसमें आया था? ला लेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर आपको ये देखना है कि आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑब्वियसली सेम आना चाहिए क्योंकि ये एक्स में है दूसरा वाई में है, भले ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है तो आपको ई डॉट ई कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यानी इंटेंसिटी अभी भी अनचेंज रहेगी, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। और दोनों के बीच डेल्टा क्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने पाई डाला था, एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता था कि ये आउट ऑफ फेज है इसलिए 0 हो जाएंगे। यहाँ पाई रखिए, 2 पाई रखिए, 3 पाई, पाई बाई 4 कुछ भी रखिए, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसके फेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इंटेंसिटी विल एडेड अप बिकॉज दे आर नॉट इंटरफेरिंग टू ईच अदर। ठीक है ये? तो
इंटेंसिटी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हमारे पास टाइम है नेक्स्ट टॉपिक के लिए 4 मिनट सर। हाँ अच्छा, हमारा 6 4 o'clock मिनट। क्लास था ना? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर हम यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या सर जो फोर्थ वाला ऑप्शन थोड़ा एक वर्ड है फेज का, वो हम लिख लेते हैं। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहे थे? हाँ सर, पिछले का फोर्थ ऑप्शन वाला जरा एक बार और बोल दो। फोर्थ वो ऑप्शन होमवर्क है। मैं सोच रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन को फिर कैलकुलेट ही कर दो, वो क्विकली हो जाएगा और फिर ये ठीक है फिर होमवर्क है तो ठीक कर है। लेंगे सर, हो जाएगा फोर्थ। ये बताइए फोर्थ ऑप्शन को कर दूं या हो जाएंगे? हो हाँ, जाएगा जल्दी सर, इजी है। हाँ इजी है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से कीजिए वो आ जाएगा। और चूंकि ये क्वेश्चन ना प्रीवियस में 1-2 बार रिपीटेड है, तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग? यस यस सर। ओके सो एक बार फेज हम समझ लेते हैं कि फेज क्या होता है। सो फेज होगा क्या कि आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन वेव is called phase। जैसे अभी हमने वेव का इक्वेशन लिखा था E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा और एक्स क्या, राइट? ये साइन या कोसाइन वेव है या हार्मोनिक वेव इसको कह सकते हैं, क्योंकि साइन या कोसाइन के टर्म्स में है। देखिए कुछ वेव ना साइन कोसाइन के टर्म्स नहीं होता, कुछ वेव पल्स के फॉर्मेट में होता है। जैसे देखिए जब कभी मैंने ऐसा एक वेव का, ये वेव हार्मोनिक वेव है क्या? इसको साइन या कोसाइन के टर्म्स में आप लिख सकते हैं क्या? नो सर। हाँ ये हार्मोनिक वेव, ये हार्मोनिक वेव नहीं है, राइट? तो होगा क्या कि जब कभी कोई वेव हार्मोनिक हो, यानी जो साइन कोसाइन के तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा यानी एंगल वाला जो पार्ट होगा, राइट, उसको हम फेज कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फेज की जब हम वैल्यू लिखें, जैसे हम मोस्ट ऑफ टाइम फाई से डिनोट करेंगे, तो क्या सब आएगा फाई का वैल्यू? क्योंकि यहाँ जो एंगल वाला पार्ट है क्या है? के जेड माइनस ओमेगा टी, तो फाई का वैल्यू जो आएगा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसको हम फेज कहेंगे। अब रहा क्या कि ये है काफी छोटा, राइट, और यानी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, बट ये है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब कभी दो वेव आपस में मिक्स होता है, राइट, मीट करता है, तो क्या होगा वो डिपेंड करता है कि इसका फेज क्या है, राइट? दो के बीच अगर आउट ऑफ फेज हो तो वो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, अगर इन फेज हो तो वो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बीच का कोई भी वैल्यू तो वो उस दोनों की रिजल्टेंट यानी एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा कि जब कभी मिलेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, वो पूरा डिपेंड करता है कि उस दोनों के बीच फेज क्या है। ठीक, जैसे अगर दो आदमी आपस में मिलेंगे तो उन लोगों का मीटिंग कैसा होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो सारा उस दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि दो यानी काफी ताकतवर लोग हो और दोनों आपस में मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है, दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी? दोनों चांसेस है ना। Yes, अगर sir. आउट ऑफ फेज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को यानी मारपीट करके वेनिश हो जाएंगे, इन फेज में होंगे तो दोनों एक पावर बन जाएंगे। ऐसा ही होगा क्या कि वेव ना कैसे बिहेव करेगा वो इंटायरली उसके फेज में इनहेरेंट है। क्लियर है बच्चे लोग? यस हाँ। अब रहा क्या कि फेज का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फेज किसी वेव का क्या शो करता होगा। ई नोट पहले मुझे बताइए, ई नोट अब याद हुआ कि ई नोट किसी वेव का क्या शो करेगा? उसकी ताकत शो करेगा किसी वेव का, है ना, वो कितना पावरफुल है ना बच्चे लोग? यस सर। ना, और अब अगर मैं कहूँ फेज का, तो फेज किसी वेव का क्या शो करेगा? तो उस वेव का लक्षण, नेचर कैसा है, ठीक ना, वेव का इंट्रिंसिक नेचर कैसा है। क्लियर है बच्चे लोग? यस। हाँ, जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, बट फेज को इंक्रीज करना चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन पर्सन है, वो अपनी ताकत ना घटा सकता है, बढ़ा सकता है, राइट, बट वो अपना नेचर चेंज करना तो थोड़ा सा मुश्किल का काम। क्लियर है बच्चे लोग? यस। हाँ, ऐसा ही वेव के साथ होता है, फेज उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज की नाउन वर्ड जब कभी मैं फेज कहूं,
नाउ ऑनवर्ड जब कभी मैं फेज कहूँ तो फेज किसी वेव का ना यानी शेप बताएगा। जैसे देखिए कि अगर मैंने ऐसा कोई एक यानी वेव लिखा, ऐसा लिखा, और फिर अगर मैंने ऐसा लिखा, आपको लग रहा है इस दोनों के बीच वेवलेंथ यानी अलग अलग है? दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है ना? सर व्हाइट दिखाई दे रहा है। व्हाइट तो हमें भी दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ से व्हाइट आ गया? अच्छा चलिए फिर हम क्लास ओवर करते हैं। ये पता नहीं कोई और अब सर आ गया सर। हो गया ठीक से। सर अच्छा हेलो, हाँ बताइए। ये मेरे आ गया बिना सर। किए मेरा व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया, पता नहीं कैसे, हम नहीं किए सर, मेरे अच्छा पे व्हाइट हुआ था। हाँ ठीक ठीक सॉरी ठीक, सर। कोई बात सबका हुआ था, हाँ टेंशन। अब ये देखिए। कोई बात। अच्छा ठीक है, यानी उसे अब स्टॉप कीजिए। ये देखिए जब मैंने कहा कि फेज, तो मैंने कहा कि फेज का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो एक तो इंट्रिंसिक नेचर बताता है कि वेव कैसा किस तरीके से। दूसरे तरीके से अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो एक वेव का ना शक्ल बताता है। जो पल्स मूव करता है, पल्स का कैसा अपीयरेंस होगा, शेप कैसा होगा पल्स का, वो फेज शो करेगा। ठीक है बच्चे लोग? जैसे आपने सर सुना रिपीट होगा करना ना, दोबारा। जैसे आपने सुना होगा ना मून का फेज, फुल मून में कैसा दिखता है, फिर फर्स्ट मून में कैसा, तो हम कहते हैं ना मून का फेज चेंज हो रहा है। यस सर। हाँ, तो फेज जब कभी आप वेव की बात करते हैं तो वो फेज उस वेव का अपीयरेंस बताता है कि कैसा दिखेगा वो, राइट? या यानी उसकी इंटेंसिक नेचर होती है वो तो है ही, बट वो कैसा उसका पल्स दिखेगा वो उसका शेप बताएगा। तो हम अगर कहें तो फेज डिटरमाइन शेप ऑफ द पल्स। जब कभी कोई एक वेव होगा तो वेव का एक जो बॉगी होता है ना, जैसे वेव जब होगा तो लगातार होगा ना, ऐसे वेव कैसे होंगे, बट होगा क्या कि एक वेवलेंथ की जो सर मून हाँ पे तो बताइए। मतलब जब सनलाइट गिरेगी उस पर रिफ्लेक्ट होगा, देन आफ्टर फेज दिखाई देगा ना? नहीं, फेज मैंने कहा कि जैसे देखिए कि अभी ये बल्ब या अभी एक लाइट ऐसा जा रहा, उसका अपीयरेंस ऐसा है, दूसरे लाइट का ऐसा अपीयरेंस है। तो ये जो लाइट का यानी पल्स का जो अपीयरेंस है ना, वो उसका फेज डिटरमाइन करता है। जैसे देखिए अगर मैंने कहा कि एक पल्स ऐसा है और एक पल्स मैंने कहा ऐसा है, राइट? दोनों के पल्स के शक्ल में आपको डिफरेंस लग रहा है? यस सर। हाँ, तो ये पल्स किस शेप का होगा वो इसका फेज बताता है। फेज डिटरमाइन करता है कि पल्स का शेप कैसा होगा। एज इनिशियल कंडीशन कैसे उसे जनरेट किया गया सर? क्या कर रहे हैं? जैसे मैं इनिशियल कंडीशन में हमने उसे किस तरीके से जनरेट किया पल्स को, मतलब इनिशियल कंडीशन। बहुत सारी कहानी है। देखिए के को वेवलेंथ कहते हैं, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डेल्टा कैसे ये प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं, आगे हम यानी डिस्कस करेंगे। तो ये यानी वेव का सारा इनहेरेंट नेचर फाइनली उसका पल्स बताता है कि शेप कैसा होगा। ठीक सर लेकिन एक एम्पलीट्यूड वाला पार्ट भी तो उसको ये करेगा ना, मतलब उसके शेप में कंट्रीब्यूट करेगा। एम्पलीट्यूड वाला पार्ट करेगा, बट वो ग्रेटली नहीं करेगा। जैसे देखिए कि अगर हमने यहाँ पे अगर हमने दो का सपोज कीजिए एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा, जैसे इसका एम्पलीट्यूड थोड़े वाई के लिए मान लीजिए मैं ऐसा पेंटिंग करता हूँ जहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी एम्पलीट्यूड मैं सेम रखता हूँ, फिर भी आपको इसका अपीयरेंस डिफरेंट लग रहा है? यस सर। तो एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एम्पलीट्यूड वाला पार्ट स्लोली यानी डिसाइड करता है या फेज डिसाइड करता है? प्रोमिनेंट कौन सा है? फेज। जैसे देखिए कि अगर आप हैं और अगर आप कभी आपको बुखार लग जाए या फिर आप कभी जिम चले जाए तो दोनों में आपका चेंज होगा। तो आपके पास पावर की कम ज्यादा होगी, लेकिन ये थोड़ी होगा कि आप पावर जिम जाके आपका पूरा यानी जो आपका फेस वैल्यू फेस है या जो आपका शेप है वो बदल जाएगा। इनहेरेंट नेचर आपको बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। हाँ सर, सर मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे कि अगर हम ये इसकी वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी अगर सेम रखते हैं, बस एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई और डीएम्पलीफाई करते हैं, तब भी तो सर हम कह सकते हैं ना कि डिस्टिंग्विश हो रहा है ये। हाँ, कह सकते हैं, बट यानी अगर हम ग्रेटली देखें कि अगर एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा तो जो यानी दो या डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, उसमें दो वेव का अगर अब शेप डिफरेंट होगा तो उसके फेज को डिटरमाइन यानी फेज उसका डिटरमाइन करेगा। दूसरी बात की ये जैसे देखिए कि अभी हमने कहा
यहाँ पे इसका वैल्यू समथिंग है और यहाँ पे इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू और यहाँ पे 0। अब इस पॉइंट पे जो इसका शेप है वो इसका एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है या फेज डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे हाई होंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा रिड्यूस पार्ट है या यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो गया, वो इसका एम्पलीट्यूड बता रहा है या उसका फेज बता रहा है? तो फेज से डिसाइड करेंगे। तो किसी पॉइंट पे ना कैसा पल्स है, यानी उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी नेचर होगी, और जो ओवर नेट वाला नेट जो अपीयरेंस होगा वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम ओवर होगा, तो वो उस पॉइंट पे उसका फेज बताएगा। जैसे इस पॉइंट पे उसका फेज क्या है वो उस वक्त का उसका अपीयरेंस बताएगा, इस पॉइंट पे इसका फेज क्या है वो उसका अपीयरेंस बताएगा। तो समहाउ फेज बताएगा कि उस पॉइंट पे वेव का कैसा अपीयरेंस है। ठीक। यस सर। एम्पलीट्यूड तो ये बताएगा कि उसकी मैक्सिमम डिस्टरबेंस कितनी होगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कैसा उसका वैल्यू होगा वो तो उसका फेज ही डिटरमाइन करेगा। मतलब सर वो उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे आप कह रहे थे, मतलब उसके नेचर को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि वो किसी इंस्टेंट पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब या कुछ ऐसा करके। हाँ, आगे हम यानी फेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, उस वक्त फिर फेज का चीजें शायद और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए कि ये शेप को कैसे डिटरमाइन करता है। ठीक, ओके, क्लियर है चलोगे यहाँ तक? क्योंकि जैसे किसी को ना फिजिकली इंटरप्रेट करके समझना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो सकता है, वो और बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स को खोल सकता है। मैथमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैथमेटिकली हुआ k माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बट समहाउ जब आगे धीरे धीरे लेक्चर मूव ऑन करेगा तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि जो फेज है वो उसका, अगर हम लेमन वर्ड में समझे कि क्या बताता होगा तो उसके शेप बताता होगा, और इसी से फिर हम फेज वेलोसिटी की चीज कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे, जहां पे हमें ये अजम्पशंस लेना ही होगा कि अगर यानी फेज कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसका शेप कांस्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे फेज वेलोसिटी। ओके, थोड़ा पीछे स्लाइड हाँ तो स्लाइड प्रीवियस स्लाइड तो शो कीजिए। ये इससे पीछे क्वेश्चन वाला। अच्छा, क्वेश्चन जो थर्ड वाला सर बताया है ना सर, तो इसमें जो सर उधर ई नॉट साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई के वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख दिया? इसका वैल्यू उसका तो सर ठीक है, वो हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, इसका कैसे लिखे बगल? इसका यस सर, जिसमें पाई है। साइन स्क्वायर जब कभी होगा ना तो उसका फेज कुछ भी हो, मान लीजिए कि फेज हमने कुछ पॉइंट पे लिया तो माइनस आ गया, बट स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस ही देगा ना, तो साइन स्क्वायर का हमेशा जो एवरेज वैल्यू होंगे वो हाफ ही होंगे। सर फेज पे डिपेंड नहीं करेगा सर? जैसे फेज पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए सर, एक स्टेटमेंट आप बोले थे वो बस कंफर्म कर दीजिए। वहां पे जो आप बताया था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर वेव के डिफरेंट हो तो इंटेंसिटी बस ऐड हो जाती है, तो वो प्रोपोगेशन होगा या वाइब्रेशन होगा? वाइब्रेशन का। यहाँ जब हमने वाइब्रेशन होगा ना। ये इक्वेशन देखिए कि ये प्रोपेगेट जेड के तरफ कर रहा है, ये भी प्रोपेगेट जेड के तरफ कर रहा है, बट ये दोनों, ये एक्स के तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ये वाई के तरफ वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन लिख लेना। हाँ वाइब्रेशन, दोनों की अगर वाइब्रेशन डिफरेंट हो तो यानी इंटेंसिटी जस्ट एडेड ऑन हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर 2 स्लाइड्स पीछे करिएगा सर। अच्छा, ये यही क्या बताइए? हो गया? सॉरी, इसके पीछे है सर। अच्छा, ये बोला वो जहाँ पे सर एवरेज वैल्यू निकाली थी हमने। ये बोला क्या, या इससे और पीछे? और पीछे सर, सॉरी और पीछे। यस सर, ये सर इसके पीछे वाला था सर। यस सर, ये वाला। सर ये 2π/t को हमने 0 ले लिया क्योंकि वो नहीं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, cos 2πt हो जाएगा, और फिर t की वैल्यू अगर आप t पुट करते हैं यहाँ पे टाइम पे तो आपको cos 2π और फिर माइनस cos 0, तो cos 2π सर नीचे में वो सर स्मॉल t लिखेंगे या कैपिटल t लिखा है हमने? टाइम पीरियड ही लिख दिया है। हाँ, तो इसको जब इंटीग्रेट ऊपर सर sin 2π/t है ना सर जो? कौन सा ये? हाँ, ये ओमेगा को हमने ऐसा लिखा है, यानी ओमेगा जो होता है वो 2πt है। सर तो ये कांस्टेंट हो गया ना सर ये?
हाँ, इसको आप इंडिकेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक बार आप करके देखिए। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.